अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, सानिया 9 मई को कल पूरा 1 साल हुआ और हमने देखा कि इस वाक़े ने, इस सानिया ने पाकिस्तान की सियासत को बिल्कुल बदल कर रख दिया। कल एक बार फिर पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बार फिर इस अज़्म का इरादा कि किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर सानिया 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं या जो उसके जिन्होंने पूरा ये प्लान किया था, जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, उनको नहीं स्पेयर किया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान सानिया 9 मई के हवाले से जो है निगरां हुकूमत की एक तहकीकाती रिपोर्ट भी काबीना में पेश हुई और उसमें भी बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें बराह रास्त मुलव्विस पाया गया। अब हुकूमत की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि बाकायदा इसको काबीना में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसके हवाले से कानून साजी की जाएगी। और खबरें ये भी हैं कि इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम या दहशतगर्द जमात करार देकर उसको कलअदम करार दिया जाएगा या फिर उस सरगर्मियों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस KPK में उनके जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने पार्टी का भरपूर दिफा किया और कुछ इस तरह की इत्तलात मुमकिन तौर पर अगर आगे चलकर कभी गवर्नर राज जो है वो उसका मामला आया तो भरपूर उसकी मुखालफत की जाएगी, मज़ाहमत की जाएगी और यहाँ तक कहा गया कि वज़ीर आला हाउस जो है उसके ऊपर कब्जा किया जाएगा और इससे पहले वो इस्लामाबाद में चढ़ाई का भी कह चुके हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, वक्त का तकाजा क्या है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ों की लड़ाई में जो पिसेगा वो सूबे की आवाम पिसेगी, क्योंकि इस वक्त किसी भी तौर से हम एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप KPK और वफाक के दरमियान नहीं देख रहे। इन तमाम चीज़ों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे फरजाना अली, ब्यूरो चीफ पेशावर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, ये बताइएगा क्या इस वक्त सूरत हाल बन रही है, किस तरह का मूड देखा जा रहा है, क्योंकि एक जो आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, तो आइडियल क्या, सानवी भी वर्किंग रिलेशनशिप इस वक्त नहीं है वफाक और KPK की हुकूमत के दरमियान। बहुत शुक्रिया इमरान सुल्तान साहब। पहली बात तो यह है कि बिल्कुल इस वक्त जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा की, आपने देखा होगा कि वज़ीर आला साहब के जो धुआंधार किस्म के और गुस्से से भरे हुए बयानात हैं या तकारीर हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि वो किसी भी तौर पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल उन्होंने डेरा इस्माइल खान में 9 मई के मौके पर जो तकरीर की, वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हैरत के बाइस थी, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है और फिर उनकी तकरीर से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो बयान आया, उसके बाद समझा ये जा रहा था कि अब थोड़ा सा चीज़ों को धीमे तरीके से और हल की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही वज़ीर आला साहब ने अपनी स्पीच शुरू की, उसमें आपने देखा कि बहुत सख्त उन्होंने लहजा अपनाया और एक ही उनकी बात थी कि हम बेगुनाह हैं और हमारे ऊपर जो है वो एक इल्ज़ाम है और हम इनको टोटली रद्द करते हैं। और फिर इसके साथ उन्होंने जो एक चढ़ाई की बात की कि अगर हमारे ऊपर कुछ ऐसा किया गया जिसमें कि हमारा कोई कसूर नहीं है, जो कि वो कहते हैं ये उनका मौक़िफ़ है, तो फिर हम भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। फिर आज हमने देखा कि एक बार फिर डेरा इस्माइल खान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हीं बातों को दोबारा से दोहराया। अगरचे वो बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के हक की, खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात की, लेकिन एक बार फिर वो उसी टोन में जाकर हक के लिए भी जब बात करते हैं तो मैं इस्लामाबाद में आके फिर अपना हक लूँगा। तो इस तरह की चीज़ें। फिर एट द सेम टाइम आपने ये भी देखा कि जब वो उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इधर असम्बली का इजलास हो रहा था पख्तूनख्वा का, तो असद कैसर साहब जो कि स्पीकर हैं साबिक नेशनल असम्बली के, उन्होंने भी बड़ी सख्त किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बातें की और साफ तौर पर कहा कि कोई मुफाहमत नहीं होगी, क्योंकि जो लोग हैं इनसे मुफाहमत हो ही नहीं सकती। उनका इशारा सियासी लोगों की तरफ था कि उनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है और फिर हम जो है अपना हक लेंगे। एक बात उन्होंने कही कि हम कानूनी तरीके से अपना हक लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने वज़ीर आला साहब को मशवरा भी दिया
कि हमारे जो बकाया जात की बात है पख्तूनख्वा की, वो भी आप अदालती रास्ता अपनाइए। तो मुझे ओवरऑल जो मूड है वो बहुत खतरनाक नजर आता है। आप ये देखिए ना कि गवर्नर साहब जो कि फैसल कुंडी साहब हैं, अगर आप फैसल साहब का वैसे भी मिजाज देखें तो वो बड़े धीमे अंदाज के शख्सियत हैं और बड़े मुनासिब तरीके से बात करते हैं, गुस्से से या इस तरह की वो दलील के साथ बात करने के, और बड़े धीमे लहजे में बात करने के आदी है। उन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज दिया था जब उन्होंने हल्फ उठाया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन उसी दिन वजीर आला की तरफ से बयान गया। और कल खास तौर पर जो उन्होंने बातें की, उन्होंने फिर गवर्नर हाउस पर भी कि अगर आपने गवर्नर राज लगाने की या इस तरह की कोई बात की, हालांकि पहले ही दिन फैसल कुंडी साहब ने गवर्नर राज की जो उनसे सवाल भी किया गया तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी जरूरत ही नहीं आएगी, तो हम बैठ के बात करेंगे और हम इकट्ठे मिलकर कोशिश करेंगे अपने पख्तूनख्वा के जो बकाया जात है या जो भी हकूक है। लेकिन जाहिर है, मैं आपको एक बात बता दूं इमरान, वजीर आला साहब जो हमारे हैं अली अमीन गंडापुर और ओवरऑल जो रहनुमा हैं उनके ऊपर कारकुनों का बहुत बड़ा प्रेशर है। कारकुन है कि जो हुकूमत में आ गए हैं सॉरी, वो हुकूमत के मजे लूट रहे हैं, और हमारे जो बानी चेयरमैन हैं जिनकी वजह से हमने इन सारे लोगों को वोट दिया, इनको ओहदे मिले, ये असम्बलियों में आए, ये उनको भूल गए हैं और ये अपने जो पावर शेयरिंग है उसके मसाइल में फंसे हुए हैं। तो जो कारकुन है वो इनके ऊपर प्रेशर डालता है कि पहले आप तो ये तो एक तरीके से फिर वो सिंबॉलिक हुआ ना, फिर वो 9 मई के हवाले से थोड़ी पोजीशन की कोशिश इसको शायद उस तराजुर में भी देखा जा सकता है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके ऊपर भी आपने देखा कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर से फिर आवाज़ें उठने लगी, तो ये अभी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा एक मसला है कि कौन किस कैंप में है, कौन किसके साथ है। ये एक बहुत बड़ा मसला है पार्टी के अंदर। बिल्कुल, आपने शेर अफजल साहब की बात की, देखें वो भी साउथ से हैं और उन्होंने जिस तरह से उस वक्त पार्टी को एक्टिवेट किया कि जब पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो पता भी नहीं चलता था कि वो इस वक्त हैं कहाँ। उन्होंने अपना वेयर अबाउट जो था उसको भी किसी को बता नहीं रहे थे, सिवाय हम देखते थे कि कामरान बंगेश और तैमूर झगड़ा साहब जो है वो हमें पेशावर में नजर आते थे, लेकिन बाकी जितने लोग भी थे वो जो आज MNA बने हुए मुख्तलिफ ओहदों पर हैं वो उस वक्त गायब थे। समेत अली अमीन गंडापुर साहब के, अगरचे उनके बयानात आते रहते थे लेकिन वो गायब थे। लेकिन शेर अफजल साहब ने एक मूवमेंट चलाई, लोगों को, कारकुनों को मुतहर्रिक किया और फिर जो सब कुछ देखा आपने आपके सामने है। अब सिर्फ ये बात नहीं है कि शेर अफजल साहब नाराज हैं, विद इन पार्टी अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो PTI आपको 3 हिस्सों में वाज़ेह तौर पर बटी हुई नजर आती है। मैं जरा तफसीलन, मैं फरजाना, ये जो डिवीजन है पार्टी के अंदर 3 हिस्सों की आप बात करेंगे, मैं इसके ऊपर तफसीली आपसे बात करना चाहूंगा। नाज़रीन, फरजाना अली पेशावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली हमारे साथ मौजूद हैं और बात यही हो रही है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी आवाज़ वो मुकम्मल और यकजा तौर पर पार्टी की आवाज़ है या पार्टी के अंदर फर्दर जो है वो डिविजन्स हैं, कुछ जो है वो इत्तेफाक राय उस तरह से नहीं है। जी फरजाना। जी, मैं यही अर्ज कर रही थी कि पार्टी जो है वो वाज़े तौर पर 3 तो सामने से ग्रुप है वो हमें नजर आते हैं। जाहिर है एक अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो सवाबी और मर्दान का एक ग्रुप है उनकी शुरू से ही रिजर्वेशन है, अगरचे वो सामने से आके बात नहीं करते, लेकिन बहरहाल हजारा के साथ मिलकर वो जो सारी बातें हो रही हैं वो भी सबके सामने है। अच्छा, फिर पेशावर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको वो समझते हैं कि हरवाया गया है, जो कि वजीर आला के उनमें से कुछ उम्मीदवार भी एक बड़े अहम उम्मीदवार भी थे और उनको जिस तरह से इलेक्शन में हरवाया गया वो भी सबके सामने है। तो ये, और फिर विद इन पार्टी अगर आप देखें कि कुछ ऐसे मावन खुसूसी और मुशीर लिए गए
उसके ऊपर भी पार्टी के बहुत सारे लोगों के एतराज़ात हैं कि जो लोग डिजर्व करते थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी ड्यूरिंग इस सारे प्रोसेस में, और हाँ। जिन्होंने के जालिम सहे, जिन्होंने कैदे सही, उनको छोड़कर कुछ ऐसे खास लोगों को नवाजा गया मामूली खसूसी के तौर पर, यानी कि जो इलेक्ट नहीं हो सके थे उनको सिलेक्ट किया गया। उस सिलेक्शन पर भी लोगों को एतराज है, तो वो भी एक ग्रुप है। अच्छा, एक और खामोश ग्रुप है जिसके बारे में अक्सर दूसरी पार्टियां जो हैं, जैसे मरकज की जो पार्टियां हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में भी इनके कुछ लोग हैं, तो उसमें भी कोई गलत बयानी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस कश्मकश नहीं चलाना चाहते, वो भी एक हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि आगे, इसका मतलब ये है कि आगे हुकूमत के पास और पॉलिसी साजों के पास बड़ा स्पेस होगा, उनके पास बड़े ऑप्शंस आ सकते हैं। देखिए, ऑप्शन तो आपको कल ही नजर आ गए जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बयान आया है। उसके बाद आप देख रहे हैं ना कि हर एक जगह से कि एमएनएस भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पे अपोजिशन लीडर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, यहाँ पे सीएम साहब कल जलसे में भी बड़ी खतरनाक किस्म की कुछ बातें उन्होंने ऐसी आउट ऑफ द वे जाके कर ली जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। और जाहिर है आज जब हम आपस में इन बातों को की कड़ियां मिला रहे थे, तो एक चीज तो सामने आती है कि कल जो मैसेज दिया गया है ये सारा उसका रिएक्शन है। आपको पता है कि सबके कोई न कोई मुकदमे पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे जो इस वक्त असम्बलियों में बड़े अहम रहनुमा बैठे हुए हैं, समेत हमारे वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के, इनके मुकदमात हैं, उस पे इनको जमानतें मिली हुई हैं। तो जाहिर है एक खौफ तो है कि ये चीज़ें अगर फिर से खुल के सामने आ गई और कार्रवाइयाँ शुरू हो गई तो फिर मसला होगा। क्योंकि कल आपने एक और बात भी देखी होगी जिस पर आज बहस हो रही है कि कल जो मैसेज दिया गया था वो, या उससे पहले जो मैसेज दिया गया था वो इदारों को भी एक मैसेज था कि चीज़ों को जो डिले किया जा रहा है वो पाकिस्तान के हक में ठीक नहीं है, ये भी एक मैसेज दिया गया है। तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं ना, कुछ बात की जनाब पार्लियामान की मुत्तफ़िका करारदाद की रोशनी में इसको आगे बढ़ाया जाएगा और सिफारिश की जाएगी कि जनाब इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, जो हुकूमत ज़ाहिर कि उसकी ये कोशिश होगी। फिर दूसरी तरफ वज़ीर दिफा जो है बानी पीटीआई के लिए मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला है, उसका ऑप्शन मौजूद है। तो ये किस तरह की वो है स्ट्रेटजी है? देखिए, हर एक चीज़ को इस वक्त मेरा ख्याल में जो सामने से बातें हैं वो कुछ और हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो जाहिर है कुछ और है। आप कन्फ्रंटेशन, मैंने आपसे कहा ना कि जब हमने भी मुख्तलिफ लोगों से ये सवाल किया कि आप इतने सख्त बयानात देते हैं और इस तरह मुसलसल कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, बानी चेयरमैन की तरफ जो है वो जाता है कि उनको सबसे पहले आपने रिलीज करना है, तो उन कारकुनों के लिए कि नहीं, हम अपने ओहदों का मज़ा नहीं ले रहे, हम एक कोशिश कर रहे हैं और हर तरह की, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं। आपने देखा होगा कि सदर मुमलिकत, साबिक सदर मुमलिकत साहब जो है वो कल जब अडियाला में सामने आए तो बहुत सारी चीज़ें वो सामने आई, वाजे हुई कि वाकई कुछ बैकग्राउंड चीज़ें भी हो रही हैं और कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का आपको पता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बैक डोर से भी हो रही होती हैं और सामने से भी हो रही होती हैं, और कोशिश यही है कि कहीं एक जगह जाकर मामला तय हो जाए। और आपको पता है, लेकिन ऐसे में जो कहा जा रहा है, जो पॉलिटिकल फोर्सेस से, उसूलन तो पॉलिटिकल फोर्सेस से ही बात होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रही है, वो पॉलिटिकल फोर्सेस, तो उनका ये रवैया अपना खुद जो है वो कितना उनके लिए नुकसानदेह है, ये क्या इसके ऊपर, चूंकि आप पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं तो मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, जो पीटीआई का जो वर्कर है ना और उसका वोटर सपोर्टर और बानी चेयरमैन का जो एक आप कहें कि दिल से मोहब्बत करने वाला जो एक शख्स है, चाहे वो जिस भी एज का हो, वो
इस चीज को मानता है कि जो उधर से कहा जाएगा वो ठीक होगा। उधर से मतलब पीटीआई के लीडरों से, पीटीआई के लीडर बारहा ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो लोग आए हैं ये फार्म 47 की पैदावार है, इनका कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, इनको यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है, इसलिए इनसे बात करना इनको एक किस्म का रेलिवेंस देने का जवाब बनेगा जो हम नहीं देना चाहते। तो उसको तो उन्होंने एक वो नारा लगाकर रद्द कर दिया। जैसे आपको याद है ना कि 35 पंचर वाली बात हुई। एग्जैक्टली। और वो जो बात की जा रही है कि जनाब मुज़ाकरात के हवाले से जो बात की जा रही है, तो इस पूरी सिचुएशन को अनवाइंड करके, अनडू करके आगे चलने की बात की जा रही है, जो कि जाहिर है कि नामुमकिनात में शामिल है मौजूदा अगर हम हालात देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फरजाना अली मौजूद थी, ब्यूरो चीफ पेशावर। और नाज़रीन, ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में डॉलर, जो कि स्टेट बैंक ने, खबरें हैं कि तकरीबन मार्केट से 5.5 अरब डॉलर खरीदे हैं। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे अशफाक तोला के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की, और उसमें जो एक बात इस वक्त नोट की जा रही है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि स्टेट बैंक ने मार्केट से तकरीबन 5-5.5 अरब डॉलर उठाए हैं इंटरबैंक मार्केट से। और आईएमएफ प्रोग्राम जो इस वक्त हमारा चल रहा है, जो बेल आउट पैकेज है, उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा जो इस वक्त डॉलर सेंट्रल बैंक ने जमा किए हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो कही जा रही है वो पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जो इस वक्त 14.5 अरब डॉलर के करीब है, जिसमें सेंट्रल बैंक के पास, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के पास 9 अरब 12 करोड़ डॉलर, और कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 30 करोड़ डॉलर का जखीरा मौजूद है। स्टेट बैंक की इंटरवेंशन से हमारे रिजर्व तो मेंटेन हुए, लेकिन साथ ही साथ जो डॉलर की बात की जा रही है वो 278 अराउंड इसके ऊपर काफ़ी अरसे से टिका रहा, जिसकी वजह से इस वक्त जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं करता तो इस वक्त डॉलर 250 से भी नीचे था, और अगर डॉलर 250 से नीचे होता तो यकीनी तौर से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो और कम होता, और खुद जो मेन सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी है वो खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती, क्योंकि जो डॉलर के ऊपर उसको सूद की अदायगी करनी पड़ रही है डॉलर पेमेंट्स पे, तो वो उस डेट में भी काफ़ी कमी आती। ये क्या मामला है और ऐसा क्यों नहीं हुआ? ज़ाहिर कि स्टेट बैंक तो इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो इसके ऊपर ज़रूर बात कर रहे हैं। माहिर मालियाती अमूर अशफाक तोला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रेवेन्यू एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन भी रहे। बहुत शुक्रिया तोला साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आपको भी इस तरह की कुछ इत्तलात हैं कि 5.5 अरब डॉलर सेंट्रल बैंक ने जो है वो मार्केट से लिया है इंटरबैंक से, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ 1.4 ट्रिलियन रुपीस की कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो नोट की गई हैं। तोला साहब। इमरान, ये तो गेम शुरू ही मैंने किया था जब हम किसी एक हमारे फॉरेन क्लाइंट के लिए करेंसी वैल्यूएशन कर रहे थे, और उस वक्त जब हमने वैल्यूएशन निकाली तो मेरे हिसाब से 235 रुपए आ रही थी, बट लुकिंग एट दी वल्नरेबिलिटी ऑफ द मार्केट एंड डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म, और थोड़ा सा जो अभी उनसर है हवाला मंडी का, उसको हमने देखते हुए हमने एहतियातन ये कहा था कि 250 रुपए से ऊपर डॉलर नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जब मैंने ये कहा तो वो हमेशा ये होता है कि जो लोग कहते हैं यार लोकल सोर्स है तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, हालांकि जो काम अल्लाह का शुक्र है हमने किया था वो किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए किया था, और अल्लाह का ये भी बहुत बड़ा करम था कि उसकी बड़ी एक्यूरेसी थी। उसको हमने एक वेट भी करवाया था इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से जो फॉरेन इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे भी हमने वेट करा लिया था, और जब वेट होके आया तो बिल्कुल ये बात क्लियर थी कि 235 से ऊपर का डॉलर नहीं है। और ये पूरा इकोनॉमिक मॉडल होता है, ये किसी इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं होती है। ये इकोनॉमिस्ट भी क्या है यार, मैथमेटिशियंस की थ्योरी से पढ़ के हम भी आते हैं, आप भी आते हो, तो उसमें कोई इतनी बड़ी कोई गीदड़ सिंगी नहीं होती कि इकोनॉमिस्ट जाके सारी काम करेगा। मेरे पास ऑफिस में 3-4 इकोनॉमिस्ट मेरे अंडर काम करते हैं, फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं, और एक आध तो शायद आईवी लीग से भी आ गया अब तो व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हमने काम किया, और ये जब आई तो मैं जब कहता था तो लोग मानते नहीं थे। देन व्हाट हैपेंड
कि एक न्यूज आई थी, उसमें आया था कि जी स्टेट बैंक ने $2 बिलियन इंटरबैंक से बाई किए, शहबाज राणा साहब की रिपोर्ट थी। उस वक्त थोड़ी सी आईब्राउज रेज हुए और उन्होंने, लोगों ने कहा कि यार ये तो फिर थोड़ा सा मिटिगेट हो रहा है सारी चीजें। उस वक्त मैंने फिर ये कहा कि जी कि अगर देखें ना, आप $2 बिलियन बाई ना करते तो ये जाहिर बात है नीचे आ जाता। और आपको ये याद होगा कि जब केयर टेकर सेटअप की नाअहली से ये हम जो $278 छोड़ के गए थे और $307 हो गया था अचानक से, आपने देखा होगा। और फिर जब एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया और जो बॉर्डर पे इन्होंने कंट्रोल संभाला, उसके बाद डेली $1 रिवर्स आ जाता था और वो 276 पे आ गया था। ये उसी वक्त की हमने वैल्यूएशन की थी। उस वक्त जब ये 276 पे आया तो मेरा ख्याल है कोई इनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जो मैंने सुना है, कंफर्मेशन नहीं है, कि ये आप बढ़ाएं। उस वक्त IMF की टीम रिव्यू करने आई थी और रोज का ₹1 फिर बढ़ना शुरू हो गया और 286 पे आ गया। आपके पास आर्काइव होंगी, आप निकालें, नहीं तो मैं आपको फाइल भेज दूंगा। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जनाब मैं थोड़ा सा मुझे तफसील बताने दे ताकि आपके लोगों को पता चले कि इस मुल्क को कैसे लूटा जाता है। प्लीज। इस मुल्क को लूटा जाता है और कोई लूटने वाले को पूछने वाला नहीं है। अगर ये कोई काम सियासतदान या हम में से कोई कहता तो आप उसकी बखिया उधेड़ देते हो, हमारी फैमिलियों के पूरे आप शजर नसब बिगाड़ के रख देते। मगर आप सिर्फ मेरी बात सुन ले तामुल से। फिर जब हमने कम किया, जब ये IMF गई तो थोड़ा कम होना शुरू हो गया और अब 280 पे स्टेबल हो गया। देखें, आप मुझे ये बात बताएं, जब मैंने ये कहा था कि 235 का है तो चलो घर की मुर्गी दाल बराबर, फिर गोल्डमैन सैक्स ने दिया उनको कि जी हमारे हिसाब से $224 का है। ऑप्टिमस ने कहा कि हमारे हिसाब से 243 का है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। सबके अपने मॉडल्स हैं, हमारा मॉडल भी है, उनका भी मॉडल है। हमने जब 235 कहा था तो आज ये बात साबित हुई। इसके बाद स्टेट बैंक ने $1.5 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज कंपनी से उठाए और इसके अलावा $2 बिलियन इंटरबैंक से और उठाए। तो जाके ये $5.5 बिलियन ले लिए उन्होंने और अभी मजीद ले रहे हैं। आप इसका इंपैक्ट निकालें तो 40 से $45 का इंपैक्ट बनता है। और ये रेटोरिक दिया जाता है कि जी अगर ये स्टेट बैंक ना लेता तो स्टेट बैंक के रिजर्व डिप्लीट हो जाते। ओ भाई, आप आके बहस कर लें, ये तो पूरा सिंपल LC ओपनिंग का मैकेनिज्म है। 2 सोर्सेज से आपके पास आ रहे हैं, एक आपके एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, दूसरा आपका रेमिटेंस से आ रहा है। तो रेमिटेंस का तो सूखा सूखा पैसा आता है। और आप देखें, रेमिटेंस जो बढ़ रहा है, एक तो सीजन की वजह से बढ़ा और दूसरा इस वजह से बढ़ा कि आप $45 ऊपर दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो अब उसकी इन्फ्लेशन इंपैक्ट हर $10 पे 2% का आपका डिवेल्युएशन का इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे आता है, पास थ्रू। देखा जाए तो 9% है, मगर मैं इसको टेपर ऑफ करूं, वेटेड एवरेज या मूविंग एवरेज या सिंपल एवरेज ले लूं तो 4.5% का बनता है। तो 4.5% इन्फ्लेशन आज आपके वेटेड एवरेज और ओवरऑल 9% आपका बिल्टन है सिर्फ एक्सचेंज रेट के डिफरेंशियल की वजह से। ठीक है, ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताएं, 4.5% का ₹466 पर परसेंटेज के हिसाब से कितना बनता है? 2000 अरब। तो ये मेरे टैक्स पेयर का पैसा है सर। और ये जो महंगा डॉलर आप बाई करते हैं, स्टेट बैंक ने 5.5 अगर किया है 45 के हिसाब से, तो ये भी जो जो ऊपर जो बनते हैं 100, 200, 250 अरब, ये भी स्टेट बैंक का प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अमानत है, नॉन टैक्स रेवेन्यू की हैसियत से। तो भाई आप किस वजह से कर रहे हैं? अशफाक चोला साहब, ये बताइए, जब हम बात करते हैं ना मार्केट बेस्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पॉलिसी जो हम लेकर आए कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमाइन करेंगी, तो ये तो इससे पहले आया ही इसलिए गया था कि आर्टिफिशियली जो है वो उसको डॉलर को ना रोका जाए उसके ऊपर। ये फिर मैकेनिज्म किधर गया? ये तो इसकी खिलाफ वर्जी हो गई ना पूरी। सर आप मुझे एक बात बताएं, आपके असद उमर साहब थे, तारिक बाजवा और यूनुस दागा, ये टीम थी जो IMF से एग्रीमेंट करने गई थी 2018 में 19 में, और एक चीज मांगी थी कि $2 बिलियन का स्टेबलाइजेशन फंड दे दें, हम क्वार्टर पे एडजस्ट कर दिया करेंगे। तो उनको फ्लैटली रिफ्यूज किया गया था कि वी विल नॉट अलाउ स्टेट बैंक टू सेल द डॉलर्स।
और फ्री मैकेनिज्म का मतलब क्या है, ना बाय करें ना सेल करें। और अगर बाय करना भी है, देयर इज नो एम्बार्गो ऑन बाइंग, तो ठीक है, जो रेट मुझे मार्केट बेस होना चाहिए वो मैं ले लूंगा। मैं किसी एक सेगमेंट को या किसी की इंस्ट्रक्शन पे मैं क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पीपल ऑफ पाकिस्तान के 250-300 बिलियन को मैं लॉस करूं? ये कहां का इंसाफ है यार। ठीक। अच्छा, अब ये जो रेटरिक आपने कहा कि कहा फिर वो डॉलराइजेशन हो जाती है, जो है वो बहुत ज़्यादा डॉलर में कमी हो जाती है, रिजर्व्स कम हो जाते हैं, तो 2019 में इस तरह का शायद एपिसोड हो चुका है ना, तो शायद उसलिए गवर्नमेंट की अप्रोच रही सेंट्रल बैंक की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है आपकी। अब एलसी के रूल बने हुए पिछले साल से कि आपको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट देना है, खाने पीने की चीजों के अगेंस्ट देना है, आपको मेडिसिन के अगेंस्ट देना है, और बाकी जो चीजों की इंपोर्ट है आप जरा एलसी खुलवा के तो दिखा दें मुझे। ये तो वो पैसा है इन जरूरियात के बाद जो बचा हुआ है, जो स्टेट बैंक ने बाई किया है। तो ये पैसा कहीं नहीं जाना था। अच्छा साहब, ये स्टेट बैंक को ही आना था, नीचे रेट पे आना था। लेकिन सर अब क्या होगा, अब आगे किस तरह, अगर यही पॉलिसी कंटिन्यू रही तो फिर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा। अब अगर स्टेट और ऐड करें जरा इसमें जो रीर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसको भी जरा बताइए कि उसके हिसाब से फिर कहां बन रही है डॉलर की पोजीशन। रीर इज अ वेरी बेसिक कैलकुलेशन, दिस इज एन इंडेक्स बेस्ड ऑन 2010 इंडेक्स। वो बहुत बेसिक है। उस पर अगर कोई कहता है कि मैं प्राइस निकाल के दे दूंगा, तो मैं समझता हूं वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। रीर के ऊपर बहुत सारे और इकोनॉमिक मॉडल्स हम लगाते हैं, हम उसके पूरी एस्टिमेशन लेते हैं, उसके बाद जाके इवैल्यूएशन आती है, उसमें इन्फ्लेशन का पास थ्रू इंपैक्ट आता है। अच्छा। उसमें डिजायर्ड चेंज इन रीट आता है, रीर आता है, किस तरीके से उसको चेंज करना है और क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको चेंज कराते हैं, क्या इक्वेशंस बनती हैं, वो सारी एक डिफरेंट साइंस है। सर मेरे पास वक्त कम है, लेकिन दो चीजें मुझे और पूछनी है आपसे। एक तो ये आज ही की खबर है कि जनाब पेंशन के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, और जो सब्सिडी या इस्तिस्ना है उसको ख़त्म किया जाना, ये आईएमएफ की तरफ से आया है, और तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर मजीद बोझ डालने की बात हो रही है। क्या आप समझ रहे हैं कि अब कुछ बचा है पाकिस्तान में? तनख्वाहदार, अब चलें कारोबारी तबके को तो आप पकड़ें, लेकिन तनख्वाहदार के पास कुछ बचा है अब देने के लिए? ये बहुत बड़ा जुल्म किया जाएगा, मैं आपको रिकॉर्ड पे कहता हूँ। देखिए, आपके पास टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट मेरी वाली मौजूद है, आप पढ़ लें, उसमें सब चीजें मौजूद है। आप 1.3 ट्रिलियन की बात करें, 2.5 ट्रिलियन का तो टैक्स हम पिछले साल दे के आए थे इनको। क्या आप ये लगाते सब कुछ हो जाएगा? बट आपको एग्रीकल्चर पे नहीं लगाना या रेस्टलाइज नहीं करना, आप सूबों की आड़ में उसको छुपा के रखें। आपको दुकानदारों पे वो स्कीम लानी है जो आपको पता है कि फेल हो जाएगी, तो आप चाहते ही नहीं थे। और ये 6 महीने या 7 महीने जो केयर टेकर सेटअप में जाया किए, ये अपनी पता नहीं कोई 1.5 इंच की मस्जिद और बनाने के चक्रों में रह गए थे कि जी नए टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो तो उन्होंने जाया किया, और वो रिपोर्ट तैयार थी। हमने तो कहा था आप खुद तौर पे कर लें, हमें नहीं चाहिए। मगर आज भी हम अगर उसी पीछे दौड़ेंगे तो मुझे नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज आप आईएमएफ की सारी बात माने, पेंशन पे बिल्कुल टैक्स होना चाहिए। जो एक अर्निंग है, एक अर्निंग के लेवल से ऊपर जिसका भी टैक्स बनता है वो सब दें। आपके हिस्से का टैक्स मैं ना दूं, मेरे हिस्से का टैक्स आपको नहीं देना चाहिए। और ये ताजिर सर, ये ताजिर दोस्त, ये जो स्कीम थी अल्टीमेट फेलियर, बुरी तरीके से फेल हुई। तो वो होनी थी, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं। आप मेरा मीडिया रिकॉर्ड उठा के देख लें भाई। आप मुझे एक बात बताएं ना, आज आप आईएमएफ की हर बात माने, अगर आईएमएफ ने कल कह दिया कि इंपोर्ट खोल दो, तो क्या $54 बिलियन की जो एस्टिमेटेड इंपोर्ट है, आप $81 बिलियन की खोल सकते हो? आपके पास इतना डॉलर है, तो फिर तो आपका $400 का नहीं मिलेगा। सही। व्हाट आई एम सेइंग, आईएमएफ से भी आप बिल्कुल तरीके से नेगोशिएट करें। वी नीड, बट वी डोंट नीड डेली। अच्छा, मुझे एक बात सर एक लास्ट कमेंट, कुछ भारत से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर विरासत पर टैक्स लगाने की बात हो रही है, और ऐसे में वहां पे जो सुपर रिच जो फैमिलीज हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, ये क्या सब दुबई की तरफ जाएंगे? क्या होगा? क्योंकि वहां पर भी इनहेरिटेंस के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, इनहेरिटेंस पे नहीं लगता उनके। वैसे ही सारे वो होते हैं अपना, जैसे हमारे यहाँ गिफ्ट पे लगाने की बात कर रहे हैं। इनहेरिटेंस पे टैक्स अगर आपके पास, अगर आप अलग होते हैं, वो ये कहते हैं अगर ग्रुप स्प्लिट होता है तो हर किसी की अपनी अपनी शेयर होल्डिंग है, वो दूसरे स्ट्रक्चर से आ जाएंगी।
हाँ, वहाँ स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। और मुझे एक बात, मैं आपको सिर्फ एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप बहुत सवाल करते हैं मुझसे कि $1 बिलियन के लिए हमने IMF की कितनी कंडीशनें मानी है, कितना इन्फ्लेशन बर्दाश्त किया है। ये जिस जिस हस्ती ने ये $1 बिलियन की वीट इंपोर्ट की है, क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और कौम ये सवाल पूछ रही है कि एक ऐसे वक्त में कि जब अब IMF के सामने उसकी हर शर्त मानने को तैयार हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुश्किल दिन सह रही है, तो ये $1 अरब जो है वो कौमी खजाने का किस तरह से खर्च हुआ पाकिस्तान में गंदम की नाकिस पॉलिसी के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया, अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम रही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।